तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं। शायद सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा। हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है, डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्षी मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या यह है कि 18 0 के बराबर है? क्या 18 हमारा 0 के बराबर है? देश के किसानों, दुकानों, उद्योगों को बचाने के लिए खोखले शब्दों के अलावा भाजपा के पास कोई और सुरक्षा कवच या संरक्षण योजना है कि नहीं है? इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये बजट दिशाहीन है। इस बजट में कोई विजन नहीं है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। और हम जैसे लोगों को, समाजवादियों को तो सरकार से पहले ही उम्मीद नहीं थी, और जिस सरकार से उम्मीद न हो उसकी बजट से क्या उम्मीद होगी? इस बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है। कोई योजना दलित, पिछड़ा, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक या नवयुवक के विकास के लिए नहीं लाई गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। और अगर जीडीपी हमारी 7% है और नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ केवल 8% है, जो कि लगभग 12% होनी चाहिए थी, इसके कारण लोगों के हाथ में कम पैसा है। और कारण यह भी लगता है कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो जानकारी हमारे पास है, वो आंकड़ा यही कहता है कि $3000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय हमारी है। और अगर हम दुनिया से जब इतना ही जुड़ गए हैं, तो 2025 की जो रैंकिंग है, हमारा स्थान 144वां है, 144th है। तो जहां हम इतना 10, 11, 12 साल से हम इतने बजट ला रहे हैं, क्या हमारे पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ पाई? और सदन में, इसी सदन में कई बार ये पूछा गया कि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, कम से कम उनकी पर कैपिटा इनकम क्या, ये तो बताना ही चाहिए सरकार को। और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विजन नहीं दिखता इस बजट में। जैसे जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर
डबल इंजन की सरकार को बहुत कुछ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, हम विकास भी डबल करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वैसे तो बड़ी बड़ी योजनाएं बताई जा रही हैं कि हमारे कई फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, भविष्य में जो बनेंगे एक्सप्रेसवे, लेकिन भारत सरकार के बजट से कोई भी अभी एक्सप्रेसवे वहां पर नहीं बना। अगर कोई बना हो, नया बन रहा हो, बड़ा बन रहा हो तो बताएं। और जो बने भी हैं वो उस मानक, उस क्वालिटी के नहीं हैं जिस क्वालिटी के आज विकसित भारत के एक्सप्रेसवे होने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार पे बड़े बड़े सवाल उठाते हैं वो कम से कम अपनी सड़कों को देखें, अपने एक्सप्रेसवेज को देखें कि उन्होंने क्या बना करके खड़ा इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। इनके सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से कोई एक्सप्रेसवे बन रहा था। सभापति महोदय, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कई लोग स्टेटमेंट भी देते हैं कि हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। उनके नाम से बनने के साथ साथ उनका नाम भी बदल दिया। पहले वो चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा था, फिर अटल जी के नाम से एक्सप्रेसवे बन रहा था। लगता है वो जमीन पर नहीं उतरा है, वो केवल कागजों पे बन रहा था। तो ये तो एक्सप्रेसवे की बात हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान को लेकर के इन्होंने कहा कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। आज हमारा किसान इस उदारीकरण में कहां खड़ा है? जिस किसान को लेकर के पूरे देश के सभी राजनीतिक दल चिंतित रहते हैं, इस डील के बाद हमारे किसानों का हाल क्या होगा? और जब सब कुछ विदेश से ही आएगा तो हमारा किसान भारत में क्या उगाएगा, जमीन पर क्या उगाएगा और क्या बेच पाएगा? सभापति महोदय, सरकार ने बड़ा बड़ा बजट पेश किया, कहा कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मंडियां तैयार करेंगे, बाजार तैयार करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। हमारे किसान जब काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, बड़ी संख्या में जान चली गई, उसके बाद सरकार कहीं पीछे हटी और उन्होंने काले कानून वापस लिए। लेकिन आज भी किसानों को जो कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए वो अभी तक एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे पाई है। और जो 23 क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप और दूध को लेकर के सरकार दावा करती है कि हम सब्जियां इतना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारी इतनी ग्रो कर गई हैं, हम दुनिया में इतना पैदा कर रहे हैं। दूध के जब आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हम दूध का उत्पादन इतना कर रहे हैं, और अगर आपका बजट ही विकसित भारत का बजट है तो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और जो हमारा किसान दूध का उत्पादन कर रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए एमएसपी की गारंटी कब देंगे आप लोग? और गारंटी हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसको घर कैसे बनाएगा, घर कैसे चलाएगा, अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपनी बेटियों को हंसी खुशी विदा कैसे कर पाएगा? और इधर तो जहां फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, सभापति महोदय, सोने के भाव कहां पहुंच गए हैं? पहले गरीब सोचता था जब हम अपनी बेटी की विदा करेंगे तो कुछ सोने का एक सामान खरीद करके दे देंगे उसको। जैसे जैसे बीजेपी की सरकार चली और आगे बढ़ती गई, 12 साल ऐसे हैं आ गए कि अब तो चांदी तो दूर, अगर यही सरकार चलती रही तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी गरीब अपनी बेटी की विदाई नहीं करा पाएगा। कैसे अपने भविष्य के लिए 2 पैसे जमा कर पाएगा? मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा? ये किसानों के बड़े सवाल हैं। भाजपाई किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये किसी और को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कुछ अदृश्य लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका बजट
जो बजट बनाते हैं वो आम जनता का ना उसमें जिक्र है ना फिक्र रहती है। और अगर फिक्र होती उनको तो किसान की खाद समय पर मिल जाती, उनको बीज समय पर मिल जाता, सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती, सिंचाई या सिंचाई मुफ्त हो जाती थी। और मुझे याद है सभापति महोदय, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किसानों की सिंचाई मुफ्त करने के भी फैसले लिए। कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हैं और सरकार ने किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। मंडियों पे कहीं कोई खरीद नहीं है, और अगर खरीद हुई है तो सरकार बताए कि धान, आलू या गेहूं की खरीद में तो मिल जाती है उसको कीमत, लेकिन धान और आलू जैसी फसलों पर कोई सरकार कीमत नहीं दे पा रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में न छूट देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था वैसे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चिथड़ा कर दिया है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल शब्दों की औपचारिकता रह गई है। किसान, मजदूर, श्रमिक, कारोबारी, छोटा दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देखकर ढूंढ रहा है, और इसीलिए भाजपा का हर बजट 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए ही होता है। अच्छे बजट की होती हैं 3 पहचान: गरीब की तरक्की, खुशहाली और मुस्कान। शायद इस बजट ने तीनों चीजों को छीनने का काम किया गरीबों से। दूसरा विषय स्वास्थ्य को लेकर के बहुत हमारा गरीब समय समय पर परेशान रहता है। स्वास्थ्य को लेकर के जो ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए वो सभापति महोदय सरकार नहीं उठाती दिख रही है, और जितना भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप होती चली जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं, मुझे याद है सभापति महोदय, पहला जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार को मिलकर के पहला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बना था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री और मैंने मिलकर के उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जो प्रचार में तो ये बहुत आगे हैं, प्रचार में तो ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, ऑपरेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी जिन लोगों ने इंश्योरेंस या LIC में किस्त दी होगी वो जानते होंगे कि महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है, किस्तें बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के एम्स के लिए 5,600 करोड़ रुपए और आयुष्मान भारत के लिए पूरे देश के लिए सरकार ने जो बजट रखा है वो 4,700 करोड़ रुपए है। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो, हम किसको दोषी ठहराएं। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको
बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। शेम। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश जो घंटा बजता था, सभापति महोदय, जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था, वो घंटा भी लापता है। केवल घंटा ही लापता नहीं है, सभापति महोदय,